A very good morning to all of you. Welcome back to ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। A very good morning to all of you. Welcome back to ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। सो गाइस, ये आपकी DLED सेकेंड सेमेस्टर की सामाजिक अध्ययन की क्लास है, यानी पेपर 5 5th की। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मौर्य वंश के पतन के बारे में, या फिर मौर्य साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण रहे जिसकी वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। उन सभी के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। सो गाइज, अगर आपने इससे पहली वीडियोस मिस की है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हमने बहुत अच्छे से इससे पहले के टॉपिक्स कवर किए हैं। इससे पहली क्लास में हमने जाना था कि मौर्य साम्राज्य के कौन कौन से उत्तराधिकारी रहे, तो वही हम आज लास्ट टॉपिक इस वाले चैप्टर का डिस्कस करने वाले हैं, मौर्य साम्राज्य का पतन। चलिए शुरुआत देखते हैं कहाँ से होती है। हुआ यूं कि 1840 ईसा पूर्व जब मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक हुए बृहद्रथ, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। बृहद्रथ की हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र के द्वारा की गई थी। बृहद्रथ की मृत्यु के साथ ही मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया था। मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे कोई एक कारण निश्चित नहीं है, इसके पीछे कई सारे कारण देखने को मिलते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से वो कारण हैं। सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हम किस किस कारण के बारे में बात करने वाले हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहला है अयोग्य तथा निर्बल उत्तराधिकारी। डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम एक टेबल की फॉर्म में इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से रीजंस थे। ठीक है, पहला क्या था, इनएलिजिबल एंड वीक सक्सेसर। दूसरा है प्रशासन का अतिशय केंद्रीकरण, यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा कारण था राष्ट्रीय चेतना का अभाव, लैक कॉन्शियसनेस। चौथा कारण था आर्थिक तथा सांस्कृतिक असमानताएं, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इनइक्वालिटीज। पांचवा क्या था, प्रांतीय शासकों का अत्याचार या ऑपरेशन ऑफ प्रोविंशियल रूलर्स और करों की अधिक एक्सेस ओवर टैक्स। अशोक का उत्तरदायित्व, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अशोक। तो इन सभी कारणों के बारे में बहुत ही डिटेल में हम अभी जानने वाले हैं कि कौन कौन से कारण थे अशोक के मौर्य साम्राज्य के पतन के। ठीक है, पहले हमने बात की अयोग्य तथा निर्बल उत्तराधिकारी। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का तात्कालिक कारण यह था कि अशोक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी जो बने, यानी उसके बाद जो शासक आए जिन्होंने मौर्य साम्राज्य पर शासन किया, वो बहुत ही अयोग्य और निर्बल थे। अशोक की मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो समस्त राज्य को एक छत्र शासन व्यवस्था में संगठित कर सके, यानी जो है वो उसको व्यवस्थित नहीं कर पा रहे थे, संभाल नहीं पा रहे थे इतने बड़े साम्राज्य को अपने। तो कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो उसको समेट कर बहुत अच्छे से संभाल सके। तो पहला रीजन क्या है, अयोग्य तथा निर्बल उत्तराधिकारी। क्योंकि जब उत्तराधिकारी ही योग्य नहीं होगा तो वो शासन कैसे कर पाएगा और उस वंश को किस तरीके से आगे तक बढ़ा पाएगा। ठीक है गाइस, तो पहला रीजन यही था। आगे देखते हैं, अगला रीजन है शासन का अतिशय केंद्रीकरण। इसका क्या मतलब है जानते हैं। मौर्य प्रशासन में सभी महत्वपूर्ण कार्य राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होते थे। उसे वरिष्ठ पदाधिकारियों की नियुक्ति का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता था। प्रशासन में जनमत का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं का प्राय अभाव होता था, यानी जनता का मत बिल्कुल नहीं लिया जाता था। सामान्य नागरिक हमेशा राजा के नियंत्रण में रहता था और राज्य व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में भी हस्तक्षेप करता था, यानी जो राजा था वो सबके पारिवारिक जो जीवन था उसमें भी हस्तक्षेप करता था। ऐसी शासन व्यवस्था में यदि राजा अच्छा होता तो प्रजा भी अच्छे से रहती, और यदि राजा अत्याचारी होता था तो प्रजा भी उसको कष्ट पहुंचाती थी। कहने का मतलब यही है कि प्रशासन राजा के हाथ में था और वो उन्हें अच्छे से संभाल नहीं पा रहा था। तो यही था शासन का अतिशय केंद्रीकरण। ये दूसरा पॉइंट है मौर्य साम्राज्य के
कारण, ठीक है, पतन के कारण का। आगे बात करते हैं आर्थिक तथा सांस्कृतिक असमानताएं, वो कैसे। मौर्य काल में आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्तर की असमानताएं विद्यमान थी, जिनमें गंगा घाटी का प्रदेश समृद्ध था, जबकि उत्तर दक्षिण के प्रदेशों की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत कम विकसित थी। गंगा घाटी की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, जहां व्यापार व्यवसाय के लिए पर्याप्त अवसर थे, और उत्तर दक्षिण के प्रदेशों में स्थिर जो अर्थव्यवस्था थी वो नहीं थी। यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य की सुख सुविधाएं बहुत ही कम थी। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृति तथा अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाता था, जिससे लोगों में एकता का भी अभाव था। वो साथ में व्यापार नहीं कर पाते थे और उनकी आर्थिक जो है वो असमानताएं बढ़ती जा रही थी। तो तीसरा कारण यही है मौर्य साम्राज्य के पतन का, आर्थिक असमानताएं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है गाइस, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से उसका जवाब आप दे पाएंगे। अगला पॉइंट क्या है, प्रांतीय शासकों के अत्याचार, यानी मौर्य साम्राज्य में साम्राज्य के दूर के जो प्रदेशों में प्रांतीय अधिकारी होते थे वो जनता पर अत्याचार करते थे। इससे जनता मौर्यों के शासन के विरुद्ध हो गई थी, और दिव्यावदान में इस प्रकार के अत्याचारों का विवरण जो है मिलता है। सबसे पहला विद्रोह तक्षशिला में बिंदुसार के शासनकाल में हुआ था, तथा उसने अशोक को उसे दबाने के लिए भेज दिया था। यानी जो उनके जो है आपसी मतभेद हुआ था, गृह युद्ध हुआ था, उसको जो है अशोक ने दबा दिया था, और अशोक के वहां पहुंचने पर तक्षशिला वासियों ने उसे बताया, न तो हम राजकुमार के विरोधी है और ना ही बिंदुसार के, किंतु दुष्ट अमात्य हम लोगों का अपमान करते हैं। यानी जो कोई हमारे ऊपर दुष्ट करता है हम उसका अपमान करते हैं। हम केवल किसी राजा के खिलाफ नहीं हैं, हम उसके खिलाफ है जो हमारे ऊपर दुष्ट अत्याचार किए जा रहे हैं, हम उसके खिलाफ है। तो यही था उनके अत्याचार के कारण, वहाँ के शासकों के अत्याचार के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगा था। तो ये था इसका चौथा कारण। आगे बात करते हैं करों की अधिकता, यानी टैक्सेस की जो है जो टैक्स थे वे बढ़ते जा रहे थे जनता के ऊपर। किस तरीके से, परवर्ती मौर्य साम्राज्य में देश की आर्थिक स्थिति संकटग्रस्त हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप शासकों ने अनावश्यक उपायों द्वारा करों का संग्रह किया। यानी किसी भी बहाने से वो जनता से कर की जो मात्रा थी उसको अधिक वसूलने लगे थे। उन्होंने अभिनेताओं तथा गणिकाओं तक पर कर लगा दिए थे। पतंजलि ने लिखा है कि शासक वर्ग अपना कोष भरने के लिए जनता की धार्मिक भावना जागृत करके धन संग्रह किया करते थे। वे छोटी छोटी मूर्तियां बनाकर जनता के बीच बिकवाते थे तथा उससे धन कमाते थे। मौर्यों के पास एक अत्यंत विशाल सेना तथा अधिकारियों का बहुत बड़ा वर्ग था। इन सभी के लिए राजा वित्त की व्यवस्था जनता पर करारोपण करके करता था। यानी उनके पास अपना कोष नहीं था, तो इसलिए वो क्या करता था, जनता से अधिक अधिक कर वसूलता था, तब उन्हें जो है वो उनकी तनख्वाह या फिर उनका वेतन दे पाता था। मौर्यों ने जनता पर सभी प्रकार के कर लगाए। अर्थशास्त्र में करों की एक लंबी सूची मिलती है। इन सभी करों से सामान्य जनता का जीवन जो है कष्ट में होने लगा था, इसलिए उन्होंने विरोध किया अपने शासकों का। तो ये पांचवा कारण था मौर्य साम्राज्य के पतन का। कौन सा, करों की अधिकता। अगली बात करते हैं अशोक का उत्तरदायित्व, ये इसका छठा कारण था। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए कुछ विद्वान अशोक को उत्तरदायित्व मानते हैं। क्यों उत्तरदायी क्यों मानते हैं इसका, क्योंकि उपाध्यक्ष पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने अशोक की अहिंसा की नीति को ब्राह्मण विरोधी बताया है, जिसके परिणाम स्वरूप अंत में चलकर पुष्यमित्र के नेतृत्व में ब्राह्मणों का विद्रोह हुआ था तथा मौर्य वंश की समाप्ति हुई थी। तो अशोक द्वारा बुद्ध संघों को अत्यधिक धन दान में दिया गया, जिससे राज्य के कोष खाली हो गए। अतः इसकी पूर्ति के लिए प्रवर्ती राजाओं ने तरह तरह के उपायों के द्वारा जनता से कर वसूलने के
कर वसूले और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जनता का जीवन जो है वो कष्ट में होता चला गया। तो ये 6 कारण थे अशोक के मौर्य साम्राज्य के पतन के। कौन कौन से? कर की अधिकता होना और अर्थव्यवस्था की असमानता होना, अशोक का उत्तरदायित्व के कारण भी जो है मौर्य साम्राज्य का पतन देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ही क्रूर शासक थे और जहाँ इन्हें पसंद आया वहाँ पर अपना धन लुटा दिया और जहाँ मर्जी हुई वहाँ से कर वसूल लिया। इनका कुछ ऐसा था। तो गाइस चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन ये है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कोई भी 2 प्रमुख कारण बताइए। आपको कोई भी 2 प्रमुख कारण बताए हैं जो कि हमने अभी वीडियो में डिस्कस किए हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के। तो ठीक है गाइज, आज की क्लास में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल फिर से एक नए क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।